हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लास्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट किया था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इस लेक्चर में मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड ओनली के केसेस अपन कंटिन्यू करेंगे और अच्छे सवाल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर नंबर 11 को। m मास और q चार्ज पार्टिकल को मैंने v वेलोसिटी से थ्रो किया है। बाहर में मैग्नेटिक फील्ड जिस रीजन में प्रेजेंट है उसके बाहर में चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करते हुए आएगा, क्योंकि कोई फील्ड ही नहीं उस पर फोर्स लगाने के लिए। जैसे ही वो इंटर करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में परपेंडिकुलर टू द फील्ड। कैसे बेटा? मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, चार्ज को ऐसे प्रोजेक्ट किया और बाउंड्री से भी परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया है। ये केस हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। अब जिस इंस्टेंट पे चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में इंटर करेगा, वेलोसिटी आगे, फील्ड अंदर, फोर फिंगर को वेलोसिटी की तरफ रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बेंड करेंगे। थंब जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में क्या लगेगा बेटा? फोर्स। तो इस पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और ये जो फोर्स एग्जैक्टली वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। इस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। सर्कुलर पाथ हो सकता है उसका कंप्लीट ना हो, सर्कुलर पाथ के आर्क पे घूमेगा, बट वो सर्कुलर पाथ पे घूमने की कोशिश करेगा। इसलिए ये जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होता है, मतलब कहीं ना कहीं इस सेंटर के अबाउट पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमेगा। अब ये सर्कुलर पाथ का कितना हिस्सा कंप्लीट कर पाता है ये मैग्नेटिक फील्ड के विड्थ पे डिपेंड करता है। अब यहां पे देखिए प्लीज, जिस इंस्टेंट पे पार्टिकल अंदर आया mv²/r, इतना फोर्स चाहिए उसको r रेडियस के सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए। ये देखो सेंटर, यहां पे पार्टिकल है, ये हो जाएगा आपका रेडियस, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये हो जाएगा आपका रेडियस। अब रेडियस की वैल्यू क्या होगी ये इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। QVV, v से v कैंसिल होगा, यहां पे v आ जाएगा, तो रेडियस इज इक्वल टू आ गया mv/qv। अब चार्ज पार्टिकल को जैसे मैंने इंटर किया था तो मास चार्ज पार्टिकल का चेंज नहीं होगा। स्पीड, मैग्नेटिक फील्ड की औकात नहीं कि स्पीड चेंज कर दे। वेलोसिटी, स्पीड चेंज नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड सेम है, चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड सेम है। मतलब जो आर रेडियस है ना, वो वेरिएबल रेडियस के पाथ पे फॉलो नहीं करेगा। एक बार मैंने इस चार्ज का, चार्ज क्यू, मास m और बी मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करा दिया तो स्पीड चेंज हो नहीं रहा, मतलब रेडियस इतना ही रहेगा, फिक्स्ड रेडियस होगा। ये रेडियस कांस्टेंट होगा, फिक्स्ड होगा, इसी रेडियस के पाथ पे घूमेगा। अब इस रेडियस के पाथ पे घूमते 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 मान लो पार्टिकल यहां पहुंचा और ये सर्कुलर मोशन ऐसे कंप्लीट करके बाहर निकलने वाला था, लेकिन इस रीजन के बाहर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं साहब। तो जैसे ही यहां पे पहुंचेगा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ से सीधा निकल जाएगा। ये केस एग्जैक्टली हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, फिर से मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ये है इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन और ये है फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन। इनिशियल स्पीड भी v है, फाइनल स्पीड भी v है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन तो डिफरेंट है ना। इसी लाइन को, स्ट्रेट लाइन को अगर पीछे एक्सटेंड करूं मैं तो ये थीटा है, एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। इसी को कहते हैं हम लोग डेविएशन। डेविएशन, थीटा को थीटा लिख लो, डेल्टा रख लो, डेविएशन ही होगा ये। और ये जो पाथ फॉलो करके जा रहा है ये असल में सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे चल रहा है। कंप्लीट सर्कल नहीं कर रहा बट आर्क तो कर रहा है। ये टोटल डिस्टेंस है d। अब ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन पे क्यों नहीं घूमा, सर्कुलर मोशन पूरा क्यों नहीं किया? क्योंकि जो ये विड्थ है वो mv/2qb है। इसको मैं कह सकता हूं ये r/2 है। क्यों? क्योंकि mv/qb टोटल रेडियस है, तो रेडियस का आधा है। ये रेडियस का पूरा होता तब तो पार्टिकल यहां से इंटर करके ऐसे घूम जाता, यहां से यहां तक, ये देखो यहां पे सेंटर के अबाउट ऐसे घूमता तो ये रेडियस d = r होता। लेकिन क्या है कि d कम है तो पार्टिकल ऐसे सीधा निकल जाएगा। ये आपको कहानी समझ में आना चाहिए। पहले तो ये कहानी आपको समझ आ चुका है, लास्ट लेक्चर से हम यही डिस्कस करते आ रहे हैं। देखो बेटा, ये तुम्हारा d, ये जो स्ट्रेट लाइन इधर थीटा बना रहे तो इधर भी थीटा बनाएगा। अब ये जो है इस रेडियस वेक्टर से r होगा ये, क्योंकि सर्कमफ्रेंस से सेंटर का लाइन मिलाओगे तो स्ट्रेट लाइन r ही होगा, ये भी r होगा। ये जो रेडियस है यहां से परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी से। ये एंगल थीटा है तो ये 90 - थीटा हो जाएगा, ये 90 है तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो इस ट्रायंगल में आप साइन थीटा देख सकते हैं अच्छे से। बताइए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ये रहा छोटा सा, ये साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज d/r। तो कितना डेविएट करेगा वो इसके विड्थ पे डिपेंड करता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स d/r, ये भी लिख सकते हैं आप, साइन इनवर्स d/r। ये थीटा आप निकाल सकते हैं। कितना होगा यहाँ पे थीटा? तो साइन थीटा बताओ d की वैल्यू कितनी? r/2। तो d इज इक्वल टू r/2 और नीचे r, तो r से r क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। कोई खास बात नहीं है। अब अपन बात करते हैं डिफ्लेक्शन की।
आप सोचोगे सर अभी तो निकाला आपने डिफ्लेक्शन, ना मैंने निकाला था डेविएशन। डेविएशन ऑलवेज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ थीटा एंड डिफ्लेक्शन मतलब इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर कितना ऊपर शिफ्ट हो गया, लैटरल शिफ्ट भी इसको कह सकते हैं। डिफ्लेक्शन को क्या कह सकते हैं बेटा, लैटरल शिफ्ट, इसको आप लैटरल शिफ्ट भी कह सकते हैं। देखो ये हो गया इसका डिफ्लेक्शन, इस लाइन पे जा रहा था और बाहर मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के बाहर निकलते निकलते इस लाइन पे जा रहा था, तो ये कितना ऊपर डेविएट हो गया, डिफ्लेक्शन। इसको आप लैटरल शिफ्ट, कितना ऊपर शिफ्ट हो गया चार्ज पार्टिकल का मोशन। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो इस लाइन में चलता जाता, मैग्नेटिक फील्ड के होने की वजह से कितना ऊपर शिफ्ट हो गया, इसी को कहते हैं लैटरल शिफ्ट। ये कैसे निकालेंगे, ये वाई कैसे निकालेंगे, तो ये डिस्टेंस देखिए बेटा पूरा आर है और ये रेडियस आर है, इसका कंपोनेंट अगर लो इधर थीटा की तरफ तो ये आर कॉस थीटा होगा। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा बोलो, ये होगा आर कॉस थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस पूरे आर में से आर कॉस थीटा हटा दो तो यही तो वाई निकल जाएगा। तो वाई बताओ, बोलो बेटा क्या होगा, आर माइनस आर कॉस थीटा, तो आर को कॉमन निकालोगे 1 माइनस कॉस थीटा, ये डिफ्लेक्शन होगा। अच्छा बताओ पार्टिकल कितने देर तक मैग्नेटिक फील्ड में रहा, तो टाइम स्पेंड बाई द चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक रेडियन में होता है m बाई क्यू बी, तो थीटा रेडियन में होगा m थीटा बाई क्यू बी, और थीटा एग्जैक्टली अपने निकाला है 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6 रेडियन, तो आप लिख सकते हैं अकेला थीटा इसलिए पाई m बाई 6 क्यू बी। ये भी आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, कोई खास बात नहीं है। तो ये क्या आपको ये सारी कहानी समझ आई, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एक बार और समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट लेक्चर में मैंने नहीं समझाया था बट इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया था, ठीक है ना। अब देखो इस पर कैसे कैसे सवाल पूछते, देखो इसी पे सवाल पूछते हैं कि मान लीजिए बेटा ये डी है या फिर एक्स है, क्या है एक्स, मैग्नेटिक फील्ड के रीजन का विड्थ, यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है एक्स, यहाँ से चार्ज पार्टिकल को m मास q चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से इंटर कराया और ये ऐसे यहाँ तक शिफ्ट कर गया, इसका लैटरल शिफ्ट है y। देन फाइंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कल in terms of x and y, in terms of x and y। बढ़िया सवाल है बेटा, x और y के टर्म्स में रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हमें बताना है। ध्यान से देखिएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे सेंटर होगा, ठीक है। ये रेडियस अपन जान चुके हैं, ये भी रेडियस होगा, आप जानते हैं। ये डिस्टेंस कितना होता है, वही x जो कि d के टर्म्स में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे वो क्या है x है, तो यहाँ से यहाँ तक वो विड्थ x है। अब समझना अच्छे से, ये विड्थ x है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो अगर ये डेविएशन थीटा हो रहा है तो ये r का कंपोनेंट इसको बोल सकते हैं अपन r cos थीटा, लेकिन वो तो हमें पता है नहीं, हमें ये y पता है और हमें ये r भी पता है। तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ r माइनस वाई, बिल्कुल कह सकता हूँ, कोई बुराई नहीं है। ये डिस्टेंस हो गया तेरा r माइनस वाई, ये डिस्टेंस कितना है, ये x, विड्थ ही तो है, ये x है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पर बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जब मैं इस होल स्क्वायर को ओपन कर दूंगा तो ये बनेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2RY प्लस एक्स स्क्वायर। सही बात है क्या बेटा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, माइनस 2RY को इधर ले आओ, 2RY यहाँ लिख देता हूँ बेटा, 2RY इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इंटू वाई। ये एक अलग ही रिलेशन आ गया, रेडियस का अलग ही रिलेशन है, ये अलग ही रिलेशन। ध्यान से देखिए, समझ में आया कि नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखिए एक सवाल, एक बढ़िया सवाल कराता हूँ एकदम, देखिएगा बेटा। ये है विड्थ, रीजन जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, क्रॉस है। चलो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है बेटा, क्रॉस, और ये r/2 के बराबर है। क्या है भाई, r/2 के बराबर है, ठीक है। इस रीजन में और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ये डॉट है। क्या है बेटा प्रेजेंट, डॉट। डॉट मतलब बाहर की तरफ, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रेजेंट है, अंदर की तरफ। अब यहाँ से किसी चार्ज पार्टिकल को Q को v वेलोसिटी से मैंने किया प्रोजेक्ट। जैसे मैंने v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया तो सारी कहानी आपको पता है। क्या पता है, अरे भाई r/2 अगर हो तो आपको पता है ना
30 डिग्री डेविएशन होता है। डेविएशन कितना होता है? 30 डिग्री। तो पार्टिकल यहाँ से 30 डिग्री डेविएट करके यहाँ पहुँचेगा। एक्स एक्सिस से कितना डेविएट कर चुका होगा? 30 डिग्री। तो यही तो एंगल है, ये जो थीटा है इस वेलोसिटी का लाइन का एक्स एक्सिस से, यही तो थीटा है 30 डिग्री। अब जैसे ही पार्टिकल यहाँ पे आया, अब देखना मजा आएगा। पार्टिकल यहाँ पे आया तो ये देखो वेलोसिटी वेक्टर जो है कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से? 30 डिग्री। ठीक है साहब। अब आप रखोगे यहाँ पे वेलोसिटी की तरफ हाथ, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? बाहर की तरफ, तो इधर फोर्स लगेगा। और आपको पता है कि ये विड्थ अगेन r/2 के बराबर है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि पार्टिकल यहाँ से सर्कुलर मोशन ऐसा पूरा करके इधर आ जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग के 3-4 केस बताए थे। एक ये केस बताया था जब पार्टिकल ऐसे घूम के आ जाता है जहाँ पे विड्थ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रेडियस वेक्टर से ज़्यादा होता है। अगर विड्थ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रेडियस वेक्टर से कम है तो पार्टिकल थर्ड रीजन में निकल जाएगा। मतलब यहाँ पे पक्की बात है कि पार्टिकल कहाँ निकल जाएगा? थर्ड रीजन में। मतलब यहाँ से फर्स्ट रीजन ही होगा, सेकंड में इंटर करके थर्ड में जाएगा। अब डेविएशन कितना होना है? तो देखो ध्यान से देखो, 30 डिग्री का डेविएशन होना है, ये पक्की बात है। डेविएशन कितना होना है? 30 डिग्री का। अब ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्री ऊपर है तो इसका पाथ कुछ इस तरह का होगा और 30 डिग्री डेविएट करके सीधा ही निकल जाएगा। मेरी बात समझिए अच्छे से। हमें पता है कि पार्टिकल को मैंने एक्स एक्सिस की तरफ प्रोजेक्ट किया तो एक्स एक्सिस से कितना डेविएट करेगा? तो r/2 तक अगर मैग्नेटिक फील्ड है, आधा है। देखो ना, ये केस कई बार कर चुके हैं, d = r/2 है। तो पक्की बात है 30 डिग्री डेविएट करेगा। जब यहां पहुंचेगा तो एक्स एक्सिस 30 डिग्री ऊपर है। अब यहां पे ये ऊपर की तरफ डेविएट हुआ था क्योंकि वेलोसिटी आगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो ऊपर डेविएट हुआ था। यहाँ पे वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो ये इधर डेविएट होगा, सेंटर यहाँ होगा, ऐसे घूमेगा 30 डिग्री और फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा। इसमें मैं पूछूं कि बताओ डेविएशन कितना होगा? तो 0। अच्छा, इसमें मैं पूछूं लैटरल शिफ्ट कितना होगा? y। तो y होगा तुम्हारा 2r1 - cos थीटा, क्योंकि एक की वजह से r - r cos थीटा और ये एक बार और r - r cos थीटा, तो 2r1 - cos थीटा हो जाएगा। अच्छा, कितने देर तक मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा? टाइम, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट। टाइम होगा, आप समझ सकते हो तो समझ लेना, πm/3 कैसे? देखो यहाँ पे कितनी देर तक रहा था? πm/6, इससे डबल रहेगा भाई। यहाँ पे 30 डिग्री के बराबर टाइम, यहाँ पे π/6 के बराबर और यहाँ पे π/6। एक रेडियन में ट्रेवल करने में टाइम कितना लगता है? πm/3। एक रेडियन ट्रेवल करने में लगता है m/3। तो यहाँ पे π/6 m/3, यहाँ पे π/6 m/3, ये टाइम लगेगा। ये आ जाएगा आपका टाइम का रिलेशन। क्या आपको मज़ा आया कि नहीं आया? इस इलस्ट्रेशन में देख लीजिए एक बार। चलिए, इससे ज़बरदस्त एक इलस्ट्रेशन और कराता हूँ। इसमें आपको चार्ज पार्टिकल का पाथ प्रिडिक्ट करना है। यहाँ पे लेटरल शिफ्ट y को यहाँ लिख देता हूँ, y = 2r1 - cos थीटा। ठीक है भाई, 2r1 - cos थीटा। अब देखना, एक ज़बरदस्त बना रहा हूँ मैं, देखना अच्छे से। ये है r/2, ये भी है r/2 और ये है ग्रेटर देन r। देखो भाई, मतलब d इज विड्थ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, मतलब पक्की बात है वहाँ पे सर्कुलर आर्क पूरा करेगा। अब ये है तुम्हारा क्रॉस, ये है डॉट, IT का पूछा हुआ सवाल, ये है क्रॉस। इसमें डेविएशन बताइए कितना होगा? अगर मैं चार्ज पार्टिकल को m मास के q चार्ज को v वेलोसिटी से आगे प्रोजेक्ट कर दिया, इसका पाथ बताओ कैसा होगा? बहुत ज़बरदस्त सवाल। अब देखो यहाँ पे r/2 फिक्स है, तो r/2 पे आपने कितने सारे सवाल कर लिए, r/2, तो पक्की बात है चार्ज पार्टिकल सीधा जाएगा और यहाँ से 30 डिग्री घूमेगा। मतलब एक्स एक्सिस से कितना घूम चुका होगा? 30 डिग्री। अब एक्स एक्सिस से 30 डिग्री घूम चुका है तो इसका पाथ ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे होगा और यहाँ पे इस तरीके से इंटर करेगा। क्यों? यहाँ पे 30 डिग्री ऊपर घूमा डेविएशन और यहाँ पे 30 डिग्री नीचे, क्योंकि डॉट है। अब यहाँ पे एक्जैक्टली एक्स एक्सिस के पैरेलल इंटर करेगा। वेलोसिटी आगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स लगेगा ऊपर, मतलब यहाँ पे कहीं होगा सेंटर ऑफ द पाथ, यहाँ पे होगा तेरा सेंटर ऑफ द पाथ। अब देखो, इस सेंटर के बाद सर्कुलर मोशन करेगा तो आधा ही सर्कल पूरा कर पाएगा और फिर v वेलोसिटी से वापस आ जाएगा। क्यों? तो ये पहला ही केस हो गया, आप याद करें तो ये पहला ही केस हो गया। ठीक है भाई। अब देखो v वेलोसिटी से यहाँ पे इंटर करा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है तो फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर। और पक्की बात है डेविएशन कितना होगा? तो ये विड्थ r/2 है तो 30 डिग्री का डेविएशन होगा ऐसे। ये वेलोसिटी वेक्टर होगा जो कि एक्स एक्सिस से 30 डिग्री डेविएट करेगा। ठीक है सर। अब इधर
वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड अंदर मतलब नीचे की तरफ, जैसे देखो ये इस तरफ क्लॉकवाइज डेविएट करा ना भाई, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ये थी तो ऐसे गया क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज डेविएट करेगा और फाइनली इसका पाथ ये होगा। तोते उड़ गए भाई साहब, आज तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई तुम्हें। आज के बाद संसार खत्म, दुनिया खत्म, देख इधर, ये बात बनेगा। बहुत इजी है क्योंकि r/2 तुम्हारे लिए रटा हुआ है। 30 डिग्री का डेविएशन होगा, क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, प्रेडिक्ट करते चले जाओ। बताओ इसमें डेविएशन कितना हो, सब कुछ निकालना आसान। डेविएशन कितना हो, 180 डिग्री। आगे फेंका था पार्टिकल को एकदम एंटी पैरेलल -x की तरफ गया, 180 डिग्री। कितना टाइम स्पेंड करा, टाइम कितना स्पेंड करा, टाइम बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। देख π/6 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 कितनी बार π/6 है बताओ, 4 टाइम्स। तो 4 π/6 मतलब 2π/3 2π/3 प्लस पाई m/qb m/qb। कैसे बेटा, बहुत सिंपल है, सोच ले अच्छे से, एकदम सही है। अब लैटरल शिफ्ट अगर मैं आपसे पूछूं, लैटरल शिफ्ट, तो देख r1 माइनस cos थीटा, r1 माइनस cos थीटा, और ये होगा 2r। देख यहाँ से यहाँ तक कितना होगा बता अच्छे से, 2r। फिर r1 माइनस cos थीटा, r1 माइनस cos थीटा, मतलब जो लैटरल शिफ्ट होगा वो होगा 4r1 माइनस cos थीटा प्लस 2r। अरे यार ये तो ऊपर ही शिफ्ट करा, ये भी ऊपर शिफ्ट करा, तो देखो r1 माइनस cos थीटा, r1 माइनस cos थीटा, r1 माइनस cos थीटा, r1 माइनस cos थीटा, तो कितनी बार हुआ, 4r1 माइनस cos थीटा। और सेमी सर्कल पूरा करने के बाद, हाफ सर्कल पूरा करने की वजह से ये सेंटर है, ये r और ये r, आधा सर्कुलर पाथ पूरा किया तो 2r शिफ्ट हो गया ऊपर, तो ये आ जाएगा जवाब। एकदम जबरदस्त मजेदार सवाल है, समझ में आया कि नहीं है? स्क्रीन पॉज करके पूरा लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है डाउनवर्ड और बाहर से, मैग्नेटिक फील्ड के बाउंड्री के बाहर से दो चार्ज पार्टिकल को मास m चार्ज q और ऊपर भी मास m चार्ज q, एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, उसको प्रोजेक्ट कर दिया अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया, देखिए फिर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी आगे, और मैग्नेटिक फील्ड का जो बाउंड्री है उससे भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैंने चार्ज पार्टिकल को थ्रो कर दिया। इसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर, बट ये आधा सर्कल होगा, पूरा सर्कल होगा कि सर्कुलर आर्क ही होगा बस। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि मैंने चार्ज पार्टिकल को कहां से फेंका है। पूरा सर्कुलर मोशन, कंप्लीट सर्कुलर मोशन चार्ज पार्टिकल तभी ट्रेस करता है जब उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से फेंकूंगा, क्योंकि जिस इंस्टेंट पे मैंने उसको थ्रो किया v वेलोसिटी से, उसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी आगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स ऊपर लगेगा, और ये फोर्स की वजह से सर्कुलर मोशन करता है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स है जो सेंटर की तरफ लगता है। तो सेंटर बाउंड्री पे डिसाइड हो गया। अब सर्कुलर मोशन पूरा तब करेगा ना जब सेंटर अंदर में हो, जब सेंटर ही बाउंड्री पे है तो इसी सेंटर के अबाउट सर्कुलर मोशन करेगा। अब अगर ये विड्थ रेडियस से कम होता तो ये थर्ड रीजन में निकल जाएगा, जो केस अभी हम डिस्कस कर रहे थे। अगर ये विड्थ ग्रेटर देन r है तो पक्की बात है सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो करता हुआ ये ऐसे घूम के आ जाएगा। और ऊपर वाले चार्ज पे देखिए, वेलोसिटी आगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, लेकिन इस पे फोर्स नीचे लगेगा। क्यों लगेगा फोर्स नीचे? क्योंकि आप समझिएगा प्लीज, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स नीचे लगेगा, तो इसका सेंटर कहीं यहां पे होगा, इसका सेंटर कहीं यहां पे होगा। अब आपसे पूछा क्या है, मैं अभी तक आपको क्वेश्चन का सिचुएशन समझा रहा था। आपसे पूछा है फाइंड डी मिनिमम, इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस डी मिनिमम, सो दैट दे विल नॉट कोलाइड, ताकि ये कोलाइड ना करें। और ये मैग्नेटिज्म में क्वेश्चन कर रहे हैं तो इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको नेग्लेक्ट करना है। अब ये कह सकते हैं कि जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को मैं प्रोजेक्ट करूंगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से खुद ही एक दूसरे के पास भागेंगे, लेकिन आपको ये गिवन है कि F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज 0, मतलब इनके इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन को नेग्लेक्ट करना है। चलिए अब देखते हैं। अब चार्ज पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करते हुए इधर आएगा, और ये जो रेडियस है ये जो रेडियस है उसका वैल्यू होता है mv/qb। टाइम के साथ रेडियस चेंज होगा नहीं, क्योंकि मास, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, और स्पीड है इसका v2, तो ये होगा रेडियस। ये पहले दूसरे चार्ज पार्टिकल इसको मान लेते हैं, तो r2 होगा mv2/qb, और इसका रेडियस होगा r1 इज इक्वल टू mv1/qb। ठीक है बेटा, अगर मैं वेलोसिटी कम रखूंगा तो रेडियस कम होगा। अब वेलोसिटी में इतना ही रखता हूं कि इसका रेडियस कम हो, यही से घूम के आ जाए, ये यहां से घूम के आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने को निकालना है कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए। इसको v2 और v1 मैंने फिक्स वेलोसिटी दे दिया है। अब मान लो कि चार्ज पार्टिकल यहां से घूम के यहां से जब निकलेगा तो ये हाइट कितना होगा, तो डायमीटर के बराबर होगा। सेंटर यहां पे होगा, ये डायमीटर के बराबर होगा, और ये चार्ज पार्टिकल मान लो कि यहां से निकल रहा है, तो एग्जैक्टली यहां से इस तरीके के पाथ से निकल जाए, टच ना करें। क्योंकि अगर
ये जो डिस्टेंस है और कम रखूंगा तो इसका पाथ इंटरसेक्ट करेगा और कोलाइड कर जाएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो टाइम पीरियड होगा इसके आधा सर्कुलर मोशन का वो होगा पाई एम बाई क्यू बी, जो कि इसके स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, मास, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। तो आप ऐसा भी बच्चा सोच सकता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि देखो इस चार्ज पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्ट किया, ये यहां से निकल गया 2 सेकेंड पे और ये यहां से यहां पे आ रहा है 6 सेकेंड बाद। तो अगर ऐसा हो गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, डी मिनिमम का कोलाइड करेगा ही नहीं। इसको इतना ज्यादा रफ्तार से फेंक दो ना साहब, इतना ज्यादा रफ्तार से फेंक दो कि घूम घूम के इधर से निकले, यहां से निकले, और इसका टाइम हो निकलने का 4 सेकेंड और ये 1 सेकेंड में निकल जाए तो फिर कोलिजन नहीं होगा। लेकिन ऐसा होगा ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड की यही खास बात है, चाहे आप कितनी भी रफ्तार से उसको फेंक दें, उसको आधा सर्कल पूरा करने में जो टाइम लगेगा वो एग्जैक्टली लगेगा पाई एम बाई क्यू बी। वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। तो जिस इंस्टेंट पे ये पार्टिकल यहां से निकलेगा उसी इंस्टेंट पे ये निकलेगा। अगर इनका पाथ कहीं भी इंटरसेक्ट करता है यहां तो कोलाइड हो जाएंगे। अब कोलिजन से बचने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा, बोलो अच्छे से सोच के, 2r1, और यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा, 2r2। तो जो डी मिनिमम है 2r1 प्लस 2r2 के इक्वल या इससे बड़ा होना चाहिए, तो कोलिजन नहीं होगा। ये कंडीशन है ना, बड़ा होना चाहिए। डी मिनिमम अगर बड़ा है, यहां से पार्टिकल निकल गया, यहां से पार्टिकल निकल गया, डिस्टेंस बड़ा है, तो कोलिजन नहीं होगा। अब r1 की वैल्यू कितनी है, ये रही, r2 की वैल्यू ये रही, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल कोई न्यूमेरिकल सवाल नहीं था, ये था कंसेप्चुअल, 100% कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। बहुत आराम से पेशेंटली इसको समझने की कोशिश कीजिए, बहुत मजेदार सवाल है। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पे 2 चार्ज पार्टिकल लिया मैंने, चार्ज का मैग्नीट्यूड है इसका Q, मास M, उसको v स्पीड से मैंने फेंका। इसका भी चार्ज है Q, मास M, इसको भी किसी v स्पीड से फेंका। फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी सो दैट पार्टिकल विल नॉट कोलाइड, कितना स्पीड दूं कि पार्टिकल मैक्सिमम कितना स्पीड दे सकता हूं कि पार्टिकल कोलाइड नहीं करेगा। अब यहां पे देखिएगा, मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से ही थ्रो किया है, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर से थ्रो नहीं किया है। अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से थ्रो करता हूं तो क्या डिफरेंस होता है, ये पूरा सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, ऐसा आएगा, देखो पाथ ऐसा, और ये आप पढ़ चुके हैं, ऐसा होगा। तो अगर मैं इतना ही वेलोसिटी देता हूं, कम वेलोसिटी दे रहा हूं ताकि ये सर्कुलर पाथ पूरा कर ले, इनके बीच का डिस्टेंस d है, ये सर्कुलर पाथ पूरा कर ले, रेडियस बहुत कम हो, तो कोलाइड नहीं करेंगे। लेकिन ये पूछा कि मैक्सिमम कितना दे सकता हूं, मिनिमम की बात तो करी नहीं, मिनिमम तो दे ही ना, कोलाइड नहीं करेगा। थोड़ा दोगे कोलाइड नहीं करेगा, तो मिनिमम की बात नहीं करेगी, मिनिमम कितना दो, मैक्सिमम कितना दो, क्योंकि अगर ज़्यादा दे दूंगा ना, बहुत ज़्यादा दे दूंगा ना, तो सीधा ही आके कोलाइड करेगा। मान लो इसका पाथ ऐसा है और इसका पाथ ऐसा है, तो यहीं पे कोलाइड कर जाएंगे ना यार, क्योंकि सेम मास सेम चार्ज से फेंक रहा हूँ, तो जितना सर्कुलर आर्क टी टाइम में ये पूरा करेगा उतना ही ये पूरा करेगा, तो कोलाइड कर जाएगा। तो मैं इसको मैक्सिमम कितना वेलोसिटी दो कि कोलिजन ना करें। तो इसका पाथ कहीं मान लो यहाँ से ऐसे पूरा कर रहा है सर्कुलर पाथ, जैसे स्पीड बढ़ा है ये सर्कुलर पाथ पूरा कर रहा है, और ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है वो इस तरीके से सर्कुलर पाथ पूरा करे, क्योंकि दोनों को मैं सेम वेलोसिटी दे रहा हूँ, मैक्सिमम लिमिटिंग, ये इस तरीके से पाथ को पूरा कर ले। यहां पे सेंटर के अबाउट इस r रेडियस में ये पार्टिकल घूम जाए और ये भी r रेडियस में पार्टिकल घूम जाए, जस्ट अवॉइड कोलिजन, टू अवॉइड कोलिजन। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया, 2r। अगर मैं और स्पीड बढ़ाऊंगा तो रेडियस और बढ़ेगा, और रेडियस जैसे ही बढ़ेगा तो ये इंटरसेक्ट कर जाएगा, इनका पाथ, ये कोलाइड कर जाएंगे। मतलब इससे ज़्यादा वेलोसिटी में नहीं दे सकता। इससे अगर मैं कम वेलोसिटी दूंगा तो इसका रेडियस डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ से घूम के आ जाएगा और ये यहीं से घूम के आ जाएगा, कोलाइड नहीं करेगा। इससे भी कम दे सकता हूँ, इससे भी कम दे सकता हूँ, इससे भी कम दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ तक मान लो इस v मैक्सिमम पे ऐसा पाथ है जहाँ पे इनके सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस है 2r, और इनके पहले जब प्रोजेक्ट किया था तो इनके बीच का डिस्टेंस देखो, ये सेंटर टू सेंटर ही तो है, ये 30, तो ऐसा होना चाहिए। और मैक्सिमम की बात करिए तो एग्जैक्टली ये होना चाहिए, 2r बराबर d। अगर मैं इतना देता हूं तो ये पार्टिकल कोलाइड नहीं करेगा। इससे ज़्यादा दूंगा तो देखना भाई, इससे ज़्यादा दूंगा वेलोसिटी तो रेडियस बढ़ जाएगा, ये कोलाइड कर जाएंगे। इससे और ज़्यादा दूंगा कोलाइड कर, इतना ही दूंगा कोलाइड नहीं करेगा, और इससे कम अगर देता हूं तो ये इसका रेडियस कम हो जाएगा, कोलाइड नहीं करेंगे। आपको समझ आया कि नहीं है, बहुत आसान सवाल है, कोई खास बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो r की वैल्यू कितनी होगी, तो r की वैल्यू तो फिक्स होता है m मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी v मैक्स, क्योंकि इस v मैक्स पे ये रेडियस अपन ने निकाला है। मैक्सिमम इतने रेडियस के पाथ में इतने रेडियस के सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट घूम सकता है। इससे कम में घुमा लो तो स्पीड कम दोगे, इससे ज़्यादा घुमाने की कोशिश करोगे तो कोलाइड करेगा। तो हमें v मैक्सिमम निकालना है सो दैट पार्टिकल विल नॉट कोलाइड। तो m v मैक्स m v बटा q b, यही होता है ना रेडियस की वैल्यू, m v बटा q b बराबर क्या हो जाएगा d। तो बताओ v मैक्स की वैल्यू,
वी मैक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका डी क्यू बी बटा 2m। 2m नीचे चला गया, क्यू बी डी ऊपर चला गया, क्यू बी डी बटा 2m, ये आ गया आपका वी मैक्स। क्या आपको कहानी समझ में आए पूरे अच्छे तरीके से? अच्छा, इसी में ये पूछते हैं इसका दूसरा पार्ट। ये पहला पार्ट मान लो कि फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी सो दैट दे विल नॉट कोलाइड। इसका दूसरा पार्ट, इफ v गिवन इज इक्वल टू v max by 2, मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा ही वेलोसिटी दिया मैंने, देन फाइंड d मिनिमम एंड d मैक्सिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन देम, मिनिमम एंड मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन देम। बहुत जबरदस्त कंसेप्ट। अब देखो, अगर मैं मैक्सिमम वेलोसिटी बटा 2 देता हूं तो यहां पे जो रेडियस है वो होता है mv मैक्स बाई क्यू बी। ये कब का बात है? कब की बात है? जब मैं मैक्सिमम वेलोसिटी के बराबर दूंगा तो इतना रेडियस होगा। और रेडियस होना कितना चाहिए? यहां से देखो, रेडियस होना कितना चाहिए? d बाई 2, तभी तो इस r रेडियस में घूमेगा, ये r रेडियस में घूमेगा, r प्लस r क्या हो गया था? d। तो 2r बराबर d। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि जो r है वो d बाई 2 के बराबर था। r क्या है? d बाई 2 के बराबर। ये देखना भाई, मैक्सिमम वेलोसिटी के केस में यही रिलेशन था। अरे r को d बाई 2 कह सकता हूं ना, यहां से यहां तक डिस्टेंस d और यहां से यहां तक 2r है, 2r बराबर d, 2r बराबर d, r इज इक्वल टू क्या होगा? d बाई 2। ठीक है, अब मैं यहां पे देखता हूं तो ये वाली टर्म तो कांस्टेंट है, मैंने स्पीड को आधा कर दिया, तो पक्की बात है जो नया वाला रेडियस होगा सर्कुलर पाथ का, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो नया वाला जो रेडियस होगा, आपको नहीं लगता एम वी मैक्स बाई 2 क्यू भी रखूंगा तो ये d बाई 4 आ जाएगा? क्या आ जाएगा बोलो? d बाई 4। पहले ये कितने रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूम रहा था? d बाई 2। देखना भाई, यहां से यहां तक d है, आधा है, तो r इज इक्वल टू d बाई 2। अब ये कितने रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूमेगा? तो d बाई 4। तो यहां से अगर पाथ बनाओगे तुम, यहां से पाथ बनाओगे, देखो यहां से अगर पाथ बनाओगे तो ये सर्कुलर पाथ होगा इसका, और यहां से इसका ये सर्कुलर पाथ होगा। ये वाला डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर आपका d है, और कितने रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूम रहा है? ये d बाई 4, और ये भी कितना है? d बाई 4। ये डिस्टेंस है d बाई 4। और ये कितने टाइम में सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा, ये इसके स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। इस केस में भी अगर ये टी टाइम लगाता है सर्कुलर पाथ पूरा करने में, तो इसमें भी टी टाइम लगाएगा। तो जैसे ही मैंने आपको यहाँ से फेंका, पार्टिकल जब यहाँ होगा ए और बी के बीच, ए और बी पे, तो इनका मिनिमम डिस्टेंस होगा डी मिनिमम। बताइए क्या होगा? ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक बोलिए डी, और ये डी बाई 4 मतलब डी बाई 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो डी माइनस डी बाई 2 क्या हो जाएगा बोलो? डी बाई 2, डी माइनस डी बाई 2। और मैक्सिमम कब होगा? जब ये यहाँ पे पहुंचेगा सी पे और ये यहाँ पे पहुंच चुका होगा ऐसे घूम के डी पे। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा? तो डी मैक्सिमम आप यहाँ से निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, समझिएगा प्लीज। ये हो गया आपका डी, और ये आपका डी बाई 4, और ये आपका डी बाई 4। डी बाई 4 इज डी बाई 2, तो डी प्लस डी बाई 2, डी प्लस डी बाई 2, 3d बाई 2। क्या आपको समझ आया? बहुत आसानी से, कोई खास बात नहीं है। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखे। नेक्स्ट देखिएगा, अभी तक हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे थे। इस बार मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे चार्ज पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया। देखिए ये रहा मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड किधर है बेटा? अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। प्लेन में मैं डायग्राम बनाऊंगा, लेकिन तुम्हें 3D का विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। यहां पे ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है। मैंने चार्ज को Q चार्ज m मास के चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से, ओरिजिन से 0,0 से, ओरिजिन से v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे है। तो क्या मैग्नेटिक फोर्स इस पे लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, लेकिन वो v वेलोसिटी की वजह से नहीं लगेगा। वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक x एक्सिस के लॉन्ग और दूसरा y एक्सिस के लॉन्ग, क्योंकि ये जो v वेलोसिटी मैंने पार्टिकल को दिया है वो xy प्लेन में दिया है। ये रहा आपका x और ये रहा y, xy प्लेन में दिया है। तो इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट होगा x एक्सिस की तरफ, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा y एक्सिस की तरफ। थीटा एंगल यहां पे, तो इसलिए होगा ये v cos थीटा, ये होगा बेटा v sin थीटा। अब देखो ये वाला जो वेलोसिटी है एग्जैक्टली v cos थीटा पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है। अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो तो उस पर फोर्स नहीं लगता है। यहां पे लिखा है मैंने मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू दिस इज 0। ड्यू टू दिस का मतलब है v cos थीटा, ड्यू टू v cos थीटा इज 0। v cos थीटा की वजह से मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, सो v cos थीटा रिमेंस कांस्टेंट।
इन विच मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन बोथ इसका ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होने जा रहा है ना इसका डायरेक्शन चेंज होगा, v cos थीटा कांस्टेंट रहेगा। तो पाथ कैसा होगा v cos थीटा की वजह से? पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन। चार्ज पार्टिकल का पाथ या v cos थीटा की वजह से चार्ज पार्टिकल का पाथ एक्स एक्सिस में स्ट्रेट लाइन होगा। देखो 2D मोशन आपने पढ़ा होगा काइनेमेटिक्स में। 2D मोशन असल में कुछ होता ही नहीं, मोशन होता है हमेशा 1D प्लस 1D, एंड एक्स एक्सिस का 1D मोशन y एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता और y का 1D मोशन x पे डिपेंड नहीं करता, प्योरली इंडिपेंडेंट होते हैं दोनों। तो एक्स एक्सिस की तरफ ये चार्ज पार्टिकल v cos थीटा से स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलेगा और v sin थीटा ऊपर है, तब भी ठीक नहीं थोड़ा v sin थीटा किधर है? ऊपर। अब v sin थीटा एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो गया मैग्नेटिक फील्ड के, तो इसके वजह से फोर्स लगेगा और फोर्स किधर लगेगा? तो वेलोसिटी आगे, और वेलोसिटी देखो y एक्सिस की तरफ ऊपर, फोर्स z एक्सिस के लॉन्ग लगेगा, इस एक्सिस के लॉन्ग लगेगा, मतलब इस पे पार्टिकल घूमेगा और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मली एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो v sin थीटा की वजह से फोर्स लग रहा है तो v sin थीटा चेंज होगा, लेकिन किस में? क्या मैग्नेटिक फील्ड स्पीड को चेंज कर सकता है? ना, वो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसके डायरेक्शन को चेंज करेगा। मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ v sin थीटा ओनली ऑन अ सर्कुलर पाथ, इसको सर्कुलर पाथ पे घुमा देगा। तो अब बात यह है कि चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से जो मैंने प्रोजेक्ट किया था वो सर्कुलर पाथ पे किसकी वजह से घूम रहा है? v की वजह से, v cos थीटा की वजह से, या v sin थीटा की वजह से? v sin थीटा की वजह से। v sin थीटा की वजह से इसका वेलोसिटी इस तरीके से कुछ चेंज होगा और ये ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमेगा। अगर मैं ये v cos थीटा को नेग्लेक्ट कर दूं और सिर्फ ये एज्यूम करूं कि इसी तरफ मैंने चार्ज पार्टिकल को v sin थीटा से एक ही वेलोसिटी दी है, तो इसका पाथ एग्जैक्टली सर्कुलर होगा। एंड ये जो प्लेन ऑफ द सर्कल होगा, प्लेन ऑफ द सर्कल, ये देखिएगा, प्लेन ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इधर है एंड चार्ज पार्टिकल ऐसे घूमेगा। आप वैसे भी देखो, जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लेता था, मैं क्रॉस लेता था, पार्टिकल को ऐसे थ्रो करता था तो पार्टिकल ऐसे घूमता था। ये जो प्लेन ऑफ मोशन है क्या मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है? तो यहां पे चार्ज पार्टिकल का जो मोशन होगा प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरीके से होगा। लेकिन सिर्फ ये वेलोसिटी होता तो वेलोसिटी तो अब ये भी है, तो इसकी वजह से ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर YZ प्लेन, ये कौन सा प्लेन है साहब? YZ प्लेन में चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा और साथ साथ v cos थीटा की वजह से ये आगे बढ़ेगा। तो इसका पाथ कैसा होगा? देखिएगा, इसका पाथ होगा बेटा, यहां से मैं बना रहा हूं, इसका पाथ कुछ इस तरह का होगा, इस तरह का होगा। क्यों ऐसा पाथ है? क्योंकि मैंने चार्ज पार्टिकल को जो वेलोसिटी दिया है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं दिया। अगर मैं चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड देता तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है, चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी ऊपर देता तो ऐसे ऐसे घूमता रहता चार्ज पार्टिकल। इन नंबर ऑफ केस टाइम्स इसको डिस्कस कर लिया है। चार्ज पार्टिकल ऐसे घूमता, अरे यार यही तो सिखाया ना, देख मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंकता था तो ऐसे ऐसे घूमता था। अब मैग्नेटिक फील्ड इधर है, चार्ज पार्टिकल को ऊपर फेंका तो ऐसे ऐसे घूमेगा, और यहां पे फेंका है वेलोसिटी इधर, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फोर्स कहां लाएगा? अंदर, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा साहब। मतलब ये जो होगा वो -z एक्सिस के लॉन्ग होगा, -z मान लो इसको अंदर की तरफ। और अगर मैं इसको पैरेलल थ्रो करता तो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता हुआ ये आगे जाता। कैसा पाथ फॉलो करता हुआ जाता? स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता आगे जाता। अगर मैं सिर्फ इसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग वेलोसिटी देता तो लेकिन अभी जो वेलोसिटी मैंने दिया है वो दोनों ही कंपोनेंट है, तो ये सर्कुलर पाथ में भी घूमेगा v sin थीटा की वजह से और एक्स एक्सिस की तरफ आगे भी चलता जाएगा। तो इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ, हेलिक्स पाथ। कैसा होगा? हेलिक्स। ठीक है, अब इस पाथ का जो रेडियस होगा वो कितना होगा? रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, रेडियस, ये देखो रेडियस, तो रेडियस होगा r इज इक्वल टू m v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई क्यू बी, और v परपेंडिकुलर है आपका v sin थीटा। ये कौन से वेलोसिटी की वजह से सर्कुलर पाथ पे चला है? v sin थीटा की वजह से। तो रेडियस तो ये डिसाइड करेगा। अच्छा, टाइम कितना लगेगा? टाइम पीरियड, टाइम कितना लगेगा मतलब टाइम पीरियड एक सर्कुलर पाथ पूरा करने के लिए। टाइम पीरियड होगा सर्कुलर सर्कमफ्रेंस 2πr और स्पीड v sin थीटा। तो यहाँ पे देखो 2πr, r की वैल्यू क्या रखोगे? mv sin थीटा बाई क्यू बी। अरे भाई ये तो देखो बटा v sin थीटा। स्पीड कौन से स्पीड से सर्कुलर पाथ पे चल रहा है? v sin थीटा, v sin थीटा, v sin थीटा, v sin थीटा, और आगे किससे चल रहा था? v cos थीटा से। तो v sin थीटा से v sin थीटा कैंसिल होगा, बताओ क्या आएगा? 2πm बाई क्यू बी, 2πm बाई क्यू बी। अभी भी
जो टाइम लगेगा एक सर्कुलर पाथ पूरा करने में वो इतना ही लगेगा 2πm/qb। ठीक है, अब देखो यहां पे हम डिफाइन करते हैं पिच। पिच क्या होता है? पिच होता है डिस्टेंस अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, डिस्टेंस मूव्ड अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। पिच हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही तो डिफाइंड होगा। मैग्नेटिक फील्ड इन वन कंप्लीट रोटेशन। जब चार्ज पार्टिकल एक बार पूरा घूम जाएगा, एक बार v sin थीटा से कंप्लीट सर्कुलर पाथ पे घूम जाएगा, तो आगे कितना शिफ्ट कर जाएगा? तो एक सर्कुलर पाथ ट्रेवल करने में टाइम उसको लगता है t, और x एक्सिस की तरफ उसकी वेलोसिटी है v पैरेलल। बताइए t कितना लग रहा है? 2πm/qb। तो लिख दीजिए 2πm/qb, 2πm/qb, और x एक्सिस की तरफ वेलोसिटी कितनी है? v cos थीटा। ये आ गया आपका पिच। इसको कहते हैं अपन पिच। आपको समझ आया कि नहीं आया? ये एक इंपॉर्टेंट केस था। ये एक अलग ही कहानी है पूरी। समझ में आया अच्छे से? अब देखो यहां पे एक सवाल पूछ लेते हैं, देखना कि इफ रेडियस एंड पिच इज इक्वल, देन फाइंड थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, इनिशियल वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। इफ रेडियस एंड पिच इज इक्वल, तो कुछ नहीं करना, रेडियस और पिच की वैल्यू को इक्वल कर दो। ये बहुत छोटा सा सवाल है, ऐसे पूछ लेते हैं, बच्चा ब्लैंक हो जाता है, लेकिन होना नहीं। रेडियस बोलो क्या है? रेडियस है आपका mv sin θ/qb, यही तो रेडियस है, देखिए ध्यान से। और पिच कितना? ये रहा पिच आपका 2πm/qb, देखिएगा 2πm/qb इंटू v cos थीटा। यहां से क्या कैंसिल होगा? m/qb, v से v cos थीटा को यहां ले आएंगे तो ये आएगा tan थीटा इज इक्वल टू 2π, हेंस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2π। ये आपका जवाब आ गया। बहुत छोटा सा सवाल है ना? मैथमेटिकल न्यूमेरिकल सवाल हो गया ये। ठीक है बेटा, समझ में आया अच्छे से? अच्छा ये देखो अब इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए इधर मैग्नेटिक फील्ड है बी, मैग्नेटिक फील्ड क्या की मैंने बेटा? बी। अब एक चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से मैंने प्रोजेक्ट किया एट एंगल 30 डिग्री। इफ पिच इज p, क्योंकि हमें चार्ज की वैल्यू और मास नहीं बताया, बस ये बोल दिया कि इसको v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। इफ पिच इज p, then find radius of circular path। then find radius of circular path। कैसे करेंगे सवाल? एक बार क्वेश्चन को विजुअलाइज करके समझने की कोशिश करिए, कैसे करेंगे सवाल। if pitch is p, then find radius of a circular path। सर्कुलर पाथ की रेडियस निकालिए अगर पिच p है तो। सुनिएगा ध्यान से, बहुत आसानी से कूल्ड माइंड होकर सोचिए कि क्या हमें रेडियस की वैल्यू पता होती है? बिल्कुल पता होती है। क्या होती? होता क्या रेडियस? तो mv sin θ/qb, और यहां पे थीटा की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। तो sin 30 क्या होगा? 1/2, तो mv/2qb। यहां से आप लिख सकते हैं mv/2qb। ये है आपका रेडियस की वैल्यू। लेकिन हमें मास नहीं पता, हमें qb नहीं पता। बस ये चार्ज पार्टिकल है, उसका मास कुछ होगा, लेकिन हमें वो टर्म्स नहीं पता, हमें पिच पता है। और पिच का वैल्यू क्या होता है? तो पिच अभी हमने कई बार निकाल लिया है। पिच होता है आपका 2πm/qb। इसको समझने की जरूरत है, याद नहीं रखना। पिच होता है एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने का टाइम इनटू उसकी डायरेक्शन की वेलोसिटी, पैरेलल वेलोसिटी v cos थीटा। ये क्या होता है बेटा? v cos थीटा, v cos 30, cos 30 हो जाएगा आपका √/3। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, mb, ये देख mv/qb, और cos 30 की वैल्यू को रखोगे √3/2। cos 30 क्या रखोगे? √3/2। तो एक मिनट अभी थोड़ा पेशेंस रखना, यहाँ पे देखना mv/qb को 2r लिख सकता हूँ मैं एज इट इज। तो यहाँ पे मैं p को लिख सकता हूँ, देखना भाई mv/qb, देखना mv/qb को क्या लिख सकता हूँ मैं? ये 2π cos 30 √3/2 होगा अलग से। mv/qb को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2r। देख यहाँ पे mv/qb को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2r। तो 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल।
तो रेडियस बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा रेडियस बराबर क्या आ गया, तो रेडियस बराबर हो गया p डिवाइडेड बाई 2π√3, p डिवाइडेड बाई 2π√3। एक छोटा सा बढ़िया न्यूमेरिकल सवाल, और कोई खास बात नहीं है। क्या आपको समझ आया? जबरदस्त कंसेप्ट है, ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। रेडियस इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाई 2π√3। क्लियर है बेटा? आगे देखो, नेक्स्ट देखना यहाँ पे, मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये साहब y एक्सिस है, और ये आपका z एक्सिस है। यहां से चार्ज मैग्नेटिक फील्ड है x एक्सिस के लॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड है x एक्सिस के लॉन्ग। यहां पे मैंने चार्ज पार्टिकल को ओरिजिन से चार्ज पार्टिकल को, q चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है, उसको v वेलोसिटी दिया है, दैट इज इक्वल टू v0 i कैप प्लस j कैप। वेलोसिटी कितना दिया मैंने? i कैप प्लस j कैप, यहां से ओरिजिन से ये वेलोसिटी मैंने v दिया है, और v की वैल्यू मैंने बता दिया आपको, v इज इक्वल टू v0 i कैप प्लस j कैप। बहुत बढ़िया। देन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ चार्ज पार्टिकल एट, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ चार्ज पार्टिकल एट t इज इक्वल टू πm/qb। अब तुम्हें याद होना चाहिए कि टोटल एक सर्कुलर पाथ पूरा करने का टाइम होता है 2πm/qb, और ये πm/qb है, तो ये टोटल टाइम पीरियड का आधा है। मतलब जब पार्टिकल आधा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर चुका होगा, उसी इंस्टेंट पे हमें चार्ज पार्टिकल का कोऑर्डिनेट पता करना है। अब ये 3 डायमेंशनल सवाल हो गए, अब अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा इसको। देखो बेटा, इस v वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है v0 i कैप v0 j कैप। इसका मतलब है कि x एक्सिस की तरफ v वेलोसिटी दिया है मैंने v0 i कैप, और y एक्सिस की तरफ वेलोसिटी दिया है मैंने v0 j कैप। अब इस वेलोसिटी की वजह से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा 0, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गया। इसके वजह से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया। मैग्नेटिक फील्ड x एक्सिस में, और वेलोसिटी y एक्सिस में। मैग्नेटिक फील्ड x एक्सिस में, वेलोसिटी y एक्सिस में। जैसे यहाँ पे देखा था, मैग्नेटिक फील्ड बोलो कहाँ है? x एक्सिस में। वेलोसिटी किधर दिया? y एक्सिस में। फोर्स कहाँ लगेगा? बाहर। तो होगा क्या कि इस पे फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। तो अगर इसको तुम नेग्लेक्ट मान कर लो, इसको भूल ही जाओ, तो इस वेलोसिटी की वजह से चार्ज पार्टिकल इस तरीके के सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, इस तरीके के, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दिया तो ऐसे सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। जहाँ पे तुम वेलोसिटी देते हो वो सेंटर नहीं होता है, उस इंस्टेंट पे मैग्नेटिक वेलोसिटी कहाँ है? ऊपर। ओह आई एम सॉरी, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। वेलोसिटी है ऊपर, वेलोसिटी की तरफ 4 फिंगर रखेंगे। आई एम सॉरी, गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे भी थोड़ा सा गलत कर दिया, आई एम सॉरी। वेलोसिटी की तरफ 4 फिंगर रखेंगे तो वेलोसिटी देखो, इस वेलोसिटी की वजह से फोर्स 0 है, इसकी वजह से वेलोसिटी ऊपर। अच्छा आई एम सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड आगे 4 फिंगर वेलोसिटी की तरफ रखते हैं, क्योंकि फर्स्ट वेक्टर है आपका, याद कीजिए फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। F इज इक्वल टू क्यू वी, फर्स्ट 4 फिंगर को फर्स्ट वेक्टर की तरफ रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बेंड करते, अंदर की तरफ लग रहा है। मतलब चार्ज पार्टिकल को जिस इंस्टेंट में मैंने वेलोसिटी दिया है वहीं पे अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो कहीं ना कहीं सेंटर अंदर की तरफ होगा। इसको माइनस जेड एक्सिस मान लो, जो ये अंदर की तरफ है, जेड एक्सिस बाहर होगा, इसको मैंने माइनस जेड एक्सिस मान लिया जो अंदर की तरफ है, एज्यूम कर लो थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, या एक काम करो माइनस क्यू मान लो, इसको कहानी ही बदल जाएगा। माइनस क्यू मान लो, इससे क्या होगा कि वेलोसिटी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड आगे, फोर्स कहाँ लगना चाहिए? अंदर, लेकिन माइनस होने से फोर्स लगेगा बाहर, ठीक है। अब जैसे फोर्स बाहर लगेगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंटर का यहाँ डिसाइड होगा, और ये सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट घूमेगा, इस सर्कुलर पाथ में घूमेगा। एक्जैक्टली आधे टाइम के बाद आधा ही सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा, तो पार्टिकल आधा सर्कुलर पाथ ऐसे कंप्लीट करेगा। और इसके साथ साथ पार्टिकल असल में यहाँ नहीं आएगा, पार्टिकल आधा सर्कुलर पाथ कंप्लीट करके थोड़ा सा एक्स एक्सिस में भी आगे चला जाएगा, थोड़ा सा एक्स एक्सिस में भी आगे चला जाएगा, पार्टिकल कहीं यहाँ पे दिखाई देगा। अब समझना अच्छे से, क्या ये यहाँ से इसकी सेंटर कहीं बीच में होगी और इस सर्कमफ्रेंस पे तो पार्टिकल चल रहा होता है, तो पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा कहीं, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0, क्योंकि वाई जेड प्लेन में घूम रहा है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस वाई जेड प्लेन में घूम रहा है, तो आधा सर्कुलर पाथ कंप्लीट करके यहाँ आ गया, यहाँ से चला, यहाँ पे सेंटर है, आधा सर्कुलर पाथ कंप्लीट करके यहाँ आ गया, तो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, ये तेरा एक्स जेड प्लेन में कहीं यहाँ आएगा। अगर मैं इसको भूल जाऊँ तो एग्जैक्टली यहाँ पे आता,
तो बताओ जेड एक्सिस की तरफ कितना चला, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स वाई जेड। सबसे पहली बात वाईएथ कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका 0। वाईएथ कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक एक करके लिख लेते हैं। वाईएथ कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका 0, एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। इसका जो जेड कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 2r के बराबर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू आर, और r होगा आपका 2mv0 बाई क्यूबी। बिल्कुल सही है रेडियस। ये होगा जेड कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो टाइम पीरियड कितना है, पाई एम बाई क्यूबी, तो पाई एम बाई क्यूबी टाइम हो गया, और कितने वेलोसिटी से आगे चल रहा है, v0 वेलोसिटी से, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। क्यों होगा वाई कोऑर्डिनेट 0, ध्यान से समझिए। वाई एक्सिस के लॉन्ग मैंने प्रोजेक्ट किया है, तो इसका सर्कुलर पाथ मान लो ये वाई है ये जेड है, तो ऐसे ही तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है ना। सॉरी गलत बनाया। ऐसे ही तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है ना, ऐसे। तो आधा सर्कुलर मोशन कब कंप्लीट करेगा, जब यहाँ होगा। यहाँ पे ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, यहाँ पे पार्टिकल है, तो इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो एग्जैक्टली आधा सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के बाद इसका वाईएथ कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, और ये किस तरफ होगा, जेड कोऑर्डिनेट की तरफ होगा। किधर होगा बेटा, जेड कोऑर्डिनेट की तरफ होगा। समझ में आया ये कहानी। थोड़ा सा स्पेस के कमी के कारण लेंदी हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे। स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लीजिए, ठीक है, स्क्रीन पॉज करके लिखिए।